नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पिछले अंकों में हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान बनने तक जो भी सुल्तान रहे वे या तो खुद गुलाम थे या उनके बाप दादा गुलाम थे। इसीलिए कभी पूरी दिल्ली सल्तनत को ही गुलाम वंश कह दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के गद्दी पर बैठने की घटना को अनेक इतिहासकार एक क्रांति बताते हैं, और पिछले अंक में मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि यह कोई क्रांति नहीं थी। न तो कोई कम समय में बड़ा परिवर्तन आया और न ही सल्तनत का चरित्र बदला। सिर्फ इस आधार पर किसी घटना को क्रांति कह देना कि पहले सत्ता में दखल रखने वाले जो लोग थे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, पहले सत्ता में हस्तक्षेप रखने वाले जो लोग थे, जो अमीर और सरदार थे, वे तुर्क थे। और अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के गद्दी पर बैठने के साथ ही उन तुर्कों का प्रभाव खत्म हो गया। जो तुर्क सरदार या अमीर थे वे कहते थे कि हमारा रक्त ज्यादा शुद्ध है, इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं और हमें ही शासन के निकट रहने का अधिकार प्राप्त है। और वे लोग गैर तुर्की सरदारों और अमीरों को पसंद नहीं करते थे, और यदि वे भारतीय मुसलमान हैं तो वे उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो 1290 ईस्वी तक इस तरह का वातावरण रहा दिल्ली सल्तनत में, जिस वातावरण में ये अमीर और सरदार ही तय करते थे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इन लोगों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठाया। वह उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया बदायूं से। एक बात और समझ लीजिए कि जब मैं तुर्क अमीरों की बात करता हूं सल्तनत में, तो कहीं यह धारणा न बन जाए कि सारे तुर्क अमीर एक हुआ करते थे। तुर्क अमीरों के भी कई गुट काम करते थे। तो सत्ता के संतुलन में ये गुट आपस में मिलते रहते थे और अलग भी होते रहते थे। जो गुट ज्यादा प्रभावी होता था वही अपनी पसंद के व्यक्ति को सुल्तान बना लेता था, लेकिन वह व्यक्ति
होता उस राजवंश से ही था जिस राजवंश का सुल्तान मरा है। मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं, लेकिन इस व्यवस्था को तोड़ने में भी अमीरों और सरदारों ने कोई संकोच नहीं किया। हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह जो उसका बेटा था वह तो ऐबक के वंश से था, लेकिन इल्तुतमिश को बदायूं से लाकर गद्दे पर बिठाया सरदारों ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था वह तो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का नहीं था। यह स्थिति तब आती है जब आपको जो राजा मरता है उसके वंश का कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब इल्तुतमिश मर गया तो उसके बाद में कभी रुकनुद्दीन फिरोज, कभी रजिया, और फिर नासिरुद्दीन महमूद, और महमूद के बाद में वह वंश इल्तुतमिश का खत्म हो गया था। बीच में कोई और आए, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद में जो जो गद्दी पर बैठा और जिस जिसको उतारा गया गद्दी से, वह सब इन तुर्क अमीरों की मर्जी से हुआ, और इन्होंने हमेशा सत्ता में अपना दखल रखा। सुल्तानों को ये लोग कठपुतलियां बनाकर नचाने का काम ही करते थे। इन अमीरों में आपसी संघर्ष भी था, स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन अमीरों ने कभी गैर तुर्की अमीरों और सरदारों को पसंद नहीं किया। गैर तुर्की अमीरों और सरदारों ने भी अपनी मेहनत से जगह बनाई थी, लेकिन पसंद नहीं किया। और यह भी कि यदि वे भारतीय हैं तो बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो जैसे इल्तुतमिश के वंश का खात्मा हुआ और बलबन गद्दी पर बैठा, और जब बलबन मर गया तो गद्दी पर कौन बैठे? बलबन तो कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाकर गया था। अमीरों ने उसको तो गद्दी पर नहीं बिठाया। उन्होंने बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को गद्दी पर बिठाया। इसके पहले भी इल्तुतमिश रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, लेकिन उन्होंने रजिया को तो गद्दी पर नहीं बिठाया, बाद में बिठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये जो धारणाएं खड़ी कर दी जाती हैं इतिहास में, हमारे इतिहास के मित्रों द्वारा, इन धारणाओं पर पुनर्विचार करते रहना चाहिए। तो धारणा यह है कि 1290 ईस्वी में एक क्रांति हो गई। अब क्रांति तो तब होती है जब कम समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, और यदि शासन में क्रांति होती है तो उस परिवर्तन का प्रभाव लोगों पर दिखाई दे। बलबन की मृत्यु के बाद उसके वंश का नाश हुआ, और कभी कैकुबात, कभी क्यूमर्स, इनके पक्ष में सरदारों का मट जाना, इनके पक्ष और विपक्ष में सरदारों का बंट जाना, यह भी हुआ।
लेकिन जो खास बात हुई वह यह हुई कि सरदारों का एक गुट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पीछे हो गया। यह आप यूं समझ सकते हैं कि जो गैर तुर्की सरदार थे वे जलालुद्दीन खिलजी नामक छाते के नीचे इकट्ठे हो गए और उनका तुर्की सरदारों से संघर्ष जाहिर है। तुर्की सरदारों ने ही कैखुसरो की उपेक्षा करके कैकुबाद को और बाद में क्यूमर्स को बिठाया गद्दी पर। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वह भी एक बड़ा पदाधिकारी था। उसकी बात मैं कर चुका हूं कि वह क्या था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस परिवर्तन में जब जलालुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक गैर तुर्की सरदार था, मैं बता चुका हूं कि मूल तो इसका भी तुर्की ही है, लेकिन बाद में ये खिलजी अफगानिस्तान में स्थापित हो गए थे और वहां से फिर वे भारत चले आए, तो फिर इनको अफगानी माना जाने लगा। खैर, तुर्की अमीर इनको तुर्की नहीं मानते थे और ये भी खुद को तुर्की नहीं मानते थे। तो इन तुर्की अमीरों के विरोध में और यह जो वर्ग खड़ा हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेतृत्व में, इस वर्ग का साथ भारतीय मुसलमानों ने दिया। तो वे कहते हैं साहब क्रांति हो गई, गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठेगा। यह निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय मूल के गैर तुर्की सरदारों की थी, इसलिए क्रांति हो गई। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? सल्तनत का चरित्र वही रहा, लोगों के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन आया नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि आप उसे क्रांति कहते हो और यह कहते हो कि भारतीयों का हस्तक्षेप बढ़ गया, तो यह हस्तक्षेप तो भारतीय मुसलमानों का बड़ा है ना। क्या वे भारतीय मुसलमान सारे भारत की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसलिए ये क्रांति की बातें तो हमें नहीं करनी चाहिए। खैर, थोड़ा विषयांतर होने लग गया था, क्योंकि ये बातें पिछले अंक में मैं कह भी चुका हूं किसी न किसी रूप में। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसको मारने का षड्यंत्र हुआ। तो इसके बेटों ने क्यूमर्स का अपहरण कर लिया और दिल्ली की बात है, और ये दिल्ली के बाहर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसके पास ले गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह नहीं कहा कि क्यूमर्स सुल्तान नहीं रहेगा, वह तुर्की अमीरों का बनाया हुआ था, फिर भी उसने नहीं कहा कि यह नहीं रहेगा। उसने कहा यह बच्चा बेशक सुल्तान रहे। और जब दूसरे अमीरों ने कहा कि आप तो शक्तिशाली हो, पावर में हो, हम सब आपके साथ हैं, तो आप इसके संरक्षक बन जाइए। इसने बड़ी चतुराई से काम में लिया। इसने पहले बलबन के भतीजे छज्जू को कहा, सूचना करवाई कि आप आके संरक्षक बन जाइए। उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं आऊंगा। फिर इसने दिल्ली के कोतवाल फकरुद्दीन को कहा कि आप मित्र थे बलबन के, आप इसके संरक्षक बन जाइए। उसने मना कर दिया। फिर इसने कहा कि जब कोई संरक्षक बनने को तैयार नहीं है तो फिर मुझे संरक्षक बनना पड़ेगा, और वह संरक्षक बन गया। कुछ दिनों तक वह सुल्तान को लोगों को दिखाता रहा, और बाद में सुल्तान दिखना बंद हो गया। उसको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया उसको, फिर वो मर गया और वह खुद गद्दी पर बैठ गया। अब बात यह है कि एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का गैर तुर्की होना, गैर तुर्की होने के कारण दिल्ली में जो सरदार थे, वे सरदार, तुर्की सरदार, वे इसको पसंद कैसे करेंगे?
तो यह दिल्ली नहीं गया। दिल्ली के पास कैलूगढ़ी में रहा, वहीं इसने अपने राज्यारोहण की रस्में पूरी करवाई। दूसरी बात, जो दिल्ली की जनता थी उसकी आस्था, जनता का मतलब भी यहां समझिए, जनता किसे कहेंगे? क्या मुसलमान ही जनता कहलाएंगे, बाकी लोग नहीं कहलाएंगे? इस बात को छोड़ दें तो हम यह मान लें कि दिल्ली में जो प्रभावी लोग थे उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो बलबन को पसंद करते थे और उनकी जो निष्ठा थी वह बलबन के राजवंश में थी। तो उनको यह शिकायत थी कि इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो गैर तुर्की है, इसने बलबन के वंश का नाश किया है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डरता था कि यदि मैं वहां चला गया तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा और मुझे तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसने रुकना उचित समझा। करीब 1 साल बाद वह दिल्ली गया और बर्नी लिखता है तारीख फिरोज शाही में कि दिल्ली की जनता ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप आइए और इस राजधानी को गौरव प्रदान कीजिए। अब ये बातें तो चलती ही हैं सत्ता में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसी से भी पत्र लिखकर मंगवा लेगा, 1000 पत्र इकट्ठे कर लेगा, लेकिन मूल बात यह है कि दिल्ली तो जाना ही था, तो वह दिल्ली गया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के स्वभाव की बात, इसने जो पहले अमीर काम कर रहे थे बड़े बड़े पदों पर, उनको हटाया नहीं। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों को बदला जाना चाहिए था उनको नहीं बदला इसने। यह उनका विश्वास अर्जित करना चाहता था। अब क्यों नहीं बदला? क्या अपने स्वभाव की उदारता के कारण नहीं बदला? ऐसा नहीं है। वह उनको अपने खिलाफ करना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं बदला। फिर वह यह भी चाहता था कि मेरी छवि ऐसी बने कि लोग माने कि वास्तव में जलालुद्दीन तो बड़ा नरम दिल का आदमी है। तो ये दिल्ली गया, बलबन के सिंहासन के सामने गया, सरदारों ने कहा कि बैठिए हुजूर, आप इस पर विराजिए। तो उसने कहा नहीं। वह रोने लगा फुट फुट कर, बोला अरे, उसकी आयु उस समय 68-69 साल थी। अरे मैं इस सिंहासन पर कैसे बैठूं, इस आसन पर, इस पर तो मेरा स्वामी बैठा करता था। मैंने तो इसके सामने खड़े रह के बरसों इसकी सेवा की है, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगा। तो वह उस पर नहीं बैठा, बस बलबन के आसन पर नहीं बैठा, ये याद रखिए। अब लोगों में फिर बातें तो होंगी ही, सरदारों में भी बातें होंगी कि साहब आदमी बढ़िया है, देखो इसने बलबन के आसन पर बैठने से इनकार कर दिया। लोग वह बात भूलने लगे कि बलबन के वंश का अंतिम रूप से नाश इसी ने किया था। वह बात लोग भूलने लगे। तो एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी की यह चतुराई थी, आप यह समझ सकते हैं। फिर इसके उदार स्वभाव के कुछ और उदाहरण देखिए। कारण वही है कि वह अपने शत्रु नहीं बढ़ाना चाहता था। मलिक छज्जू ने बगावत कर दी 3 महीने बाद ही। उसके साथ गंगा घाटी के कुछ हिंदू जमींदार भी हो गए और 3 महीने बाद ही कर दी उसने बगावत। अपने आप को सुल्तान मुगीसुद्दीन कह के और गद्दी पर बैठ गया। सिक्के चला दिए, खुतबे में नाम ले दिया।
जलालुद्दीन खिलजी के आदमियों ने उसको पकड़ लिया और जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश किया कि साहब ये वही मलिक सज्जू है जिसको आपने आमंत्रित किया था कि तू क्यूमर्स का संरक्षक बन जा। उस समय तो यह आया नहीं, यदि बन जाता तो यह आप इसके अधीन होते। खैर, ऐसा होता तो ऐसा होता, यह इतिहास में नहीं होता है। हम कई बार ऐसी बात कर जाते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन कई बार परिस्थिति को ठीक तरह से समझने के लिए या समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। तो जिस मलिक सज्जू को आमंत्रण था कि आप क्यूमस के संरक्षक बन जाइए, वह नहीं बना। नहीं बनने के भी कारण हैं। वह जानता था कि मेरे को मार डालेंगे वहां, तो पकड़ के लाया गया इसको। अमीरों ने कहा साहब दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन सुल्तान ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसने बड़ी सेवा की है बलबन की, और इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। छोड़कर, और मुल्तान का गवर्नर था अरक अली खान, उसके पास छोड़ दिया कि ठीक है, इसको सारी सुख सुविधाएं दो और अपने पास रखो। अरक अली खान जलालुद्दीन का पुत्र था। उधर सुल्तान की बहन का लड़का था मलिक अहमद चप। उसने, जो अमीर बारबक भी था, अमीर बारबक वह होता है जो दरबार की शान को और वहां निभाई जाने वाली रस्मों को ख्याल में रखता है, कोशिश करता है कि वे सब अच्छी से अच्छी निभती रहे, रस्में शान बनी रहे। एक जिम्मेदारी का काम था उसके पास। उसने क्या किया कि खुलेआम सुल्तान की आलोचना कर दी। उसको सामने लाया गया पकड़कर, तो उसको भी छोड़ दिया। बोले छोड़ देना चाहिए, इंसानियत के नाते छोड़ दिया। छोड़ने का कारण यह है कि वह ज्यादा परेशानी मोल लेना नहीं चाहता था। वह यह मानता था कि एक बार छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा से उसकी तरफ से कोई चुनौती नहीं आएगी। अब बलबन के मरने के बाद से अब तक कानून व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। चारों तरफ से डाकुओं का लोगों पर हमला होता रहता था, वे लूटते रहते थे लोगों को। तो बलबन ने बहुत कोशिश की और कुछ डाकुओं को पकड़वा भी लिया। जब हजारों लोग पकड़े गए, ऐसा कहते हैं, उनके लिए बलबन ने क्या कहा कि इनको मारना नहीं है, इनको तो आप नाव में डाल दो, पटक दो, इनको खाने पीने का सामान दे दो और कह दो कि दूर चले जाएं, दोबारा इधर मुंह नहीं करें। बस ये काम उसने किया, उनको माफ किया एक तरह से। यह भी सरदारों को पसंद नहीं था। तो अब क्या उसका यह रवैया इंसानियत का है, या उसकी यह एक राजनीतिक चतुराई है कि शत्रु कम से कम रहने देना, या फिर हम यह कह सकते हैं कि वह दूरदर्शी नहीं था, उसमें अक्ल की कमी थी। जो भी हो, एक उदाहरण ऐसा है सिद्दी मोला का, जिसमें सुल्तान की उदारता चली नहीं। परिस्थिति ऐसी बनी कि उसके अमीरों ने सुल्तान को एक तरह से सिद्दी मोला नामक दरवेश को माफ करने से रोक लिया। आखिर में वह उसे भी माफ कर देता। हुआ क्या था कि ये जो सिद्दी मोला नामक दरवेश है, यह बलबन के टाइम में आया था फारस से, और यह आया था शेख फरीदुद्दीन के पास, या उसके पास पहुंच गया कैसे भी करके।
ये फरीदुद्दीन था पाकपतन में, जिसे अधोजन भी कहते हैं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इलाके में है तो अपना ही। तो वहां गया और उसके मत में दीक्षित हो गया। और धीरे धीरे सिद्दी मौला नामक इस व्यक्ति ने, इस दरवेश ने, आप फकीर कह लो, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, समझ गए आप बात को। इसने अपनी एक खानकाह खोल ली दिल्ली में, और लोकप्रिय भी हो गया। इसका जो गुरु था शेख फरीदुद्दीन, वह तो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था। उत्तरी राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और आसपास के क्षेत्र में उसके अनुयायी थे। अब आप समझ जाइए, कई गांव हैं शेखसर नाम के। ये नाम जो हैं, सभी तो नहीं, लेकिन गांवों के कुछ नाम इस शेख फरीदुद्दीन के कारण है। तो इसने सिद्दी मौला को अपने मत में लिया, और सिद्दी मौला सीख कर बहुत सारी चीज़ों को और होशियार हो गया, और उसने दिल्ली में आकर अपनी खानकाह खोल ली। बर्नी कहता है कि यह जो सिद्दी मौला है, यह उच्च चरित्र का व्यक्ति था, खराब आदमी नहीं था, और यह कभी किसी से कुछ लेता नहीं था। तो जब आप कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, और आपके लिए यह भी कहा जाता है कि भंडारा चलता ही रहता था, दोनों समय भोजन बनता था और लोग खूब भोजन करके जाते थे। खोल रखा था उसने अपनी खानकाह खोल रखी थी कि आइए भोजन करके जाइए। अच्छा भोजन बनता था और लोकप्रिय हो गया था सिद्दी मौला, आम जनता में भी लोकप्रिय था। और दूसरी बात यह कि वह अमीरों में भी लोकप्रिय था। कई अमीर उसके पीछे थे और वे उसकी खानकाह में पड़े ही रहते थे, खानकाह में आते जाते रहते थे, वहां बैठ के भी करते थे, मिलते जुलते भी थे। तो अमीरों में भी लोकप्रिय हो गया और जनता के एक वर्ग में भी लोकप्रिय हो गया। तो सिद्दी मौला की प्रतिष्ठा बन गई। यह जो है सिद्दी मौला, यह लोगों को मुफ्त में भोजन भी देता था, और बर्नी कहता है कि किसी से कुछ लेता नहीं था। अब यह बात भाई हमारी समझ में तो आई नहीं कि आप किसी से कुछ लेओ भी नहीं और लगातार आप लोगों को भोजन भी कराते रहो, यह कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह कि इसके यहां अमीरों और गरीबों का बराबर आदर था, बराबर स्थान देता था। यह अमीर और गरीब को बराबर बिठाता था, बिठा सकता है अमीर और गरीब को बराबर। लेकिन उसके बाद में यह कहना कि इसको, यह जब बराबर ही समझता था तो सबको बराबर ही समझता था, अमीरों को और गरीबों को, ऐसा हो नहीं सकता। जब बराबर समझता था तो यह उल्लेख क्यों आता है कि इसके गुरु शेख फरीदुद्दीन ने इसको कहा था कि यह तू अमीरों से नजदीकी रखने छोड़ दे, तू अमीरों से नजदीकी रखनी छोड़ दे, यह नजदीकी बहुत खतरनाक होती है। इसने ध्यान नहीं दिया। तो यह नहीं कह सकते, ठीक है गरीबों के लिए इसकी खानकाह खुली थी, मान ली बात, लेकिन अमीरों से इसने अपने खास ताल्लुकात बना लिए, और वे अमीर ज्यादातर सुल्तान से संतुष्ट नहीं थे, और वे तुर्की अमीर थे। तो इन अमीरों ने इस सिद्दी मौला की खानकाह में बैठकर और सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। पता चला सुल्तान को कि एक षड्यंत्र ऐसा तय हुआ है जिसमें मैं जब नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मेरी हत्या कर दी जाएगी और सिद्दी मौला को खलीफा घोषित कर दिया जाएगा। जिस आदमी के लिए ये कहते हैं ना कि कोई मतलब नहीं था उसको, अमीर और गरीब उसके लिए बराबर थे, उसको खलीफा घोषित करने की बात हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। तो
यदि वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन षड्यंत्र कर रहा है, मेरी तो खानकाह सबके लिए खुली है, ये बात मानी नहीं जा सकती। ठीक है, जलालुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वह भी उस समय की राजनीति में दखल रखता था, उसका राजनीतिक हस्तक्षेप था, यह कहना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि यह जो समाचार मिला तो जलालुद्दीन ने इन लोगों को पकड़वा लिया और सिद्दी मौला को भी लाया गया हथकड़ियां पहनाकर, और कहा गया कि साहब देखो, यह भी है, गुनहगार है, यह षड्यंत्रकारी है, यह तो खलीफा बनना चाहता था, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पता चल गया और आज अपनी ये कैद में है। अब जो सिद्दी मौला है ना भाई, उसके इतने अनुयायी हैं तो वे किसी कारण से तो होंगे ही। वह अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता था, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करता था और अपनी राह पर चलता था। नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था वो, मजहब के मामले में उसकी अपनी राय होती थी बस, फिर भी उसके पीछे लोग थे। तो सुल्तान को क्रोध आया जलालुद्दीन खिलजी को, बोले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक दरवेश हो, तुम्हें क्या लेना देना है। तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं इस तरह का षड्यंत्र हुआ है क्या, मेरे यहाँ तो दरबार खुला है। दरबार शब्द सही नहीं है, लेकिन मैं एक बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि मेरी खानकाह तो सबके लिए खुली है, मैं तो खुदा की इबादत करने वाला आदमी हूँ, और यदि वहाँ कोई आके इबादत करता है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। मेरे लिए तो अमीर भी वैसा है, गरीब भी वैसा है, जो सरकार में है, जो किसी ऊंचे पद पर है वह भी वैसा है, और जो किसी पद पर नहीं है वह भी वैसा है, तो मुझे नहीं पता। जलालुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ, उसका क्रोध बढ़ गया, लेकिन इसने अपनी वाक्पटुता से और जलालुद्दीन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो जलालुद्दीन थोड़ा ठंडा पड़ा, तो दूसरे अमीरों को लगा कि इसको माफ नहीं कर दे, जो सिद्दी मौला से ये समझ लीजिए कि उससे शत्रुता रखते थे, उसको पसंद नहीं करते थे कि ये नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने यानी कहीं सुल्तान का क्रोध कम हो इसके पहले ही उन्होंने अपने भाव भंगिमाओं से यह प्रदर्शित किया कि भाई इसको आप मत छोड़ना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वहां पर एक व्यक्ति उपस्थित था, शेख अबू बकर तुसी, वह भी दरवेश ही था और उसकी सिद्दी मौला से बनती नहीं थी, वह सिद्दी मौला को खराब बताता था। तो सुल्तान ने कहा कि भाई तुसी साहब, इसको मैं आपको सौंपता हूं, ए दरवेश, मौला से बदला लो। तो उसने अपने आदमियों को इशारा किया, एक आदमी आया चाकू हाथ में लेके और उसने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी समय महल में दूर खड़ा अरकली खां यह देख रहा था। अरकली खां भी पसंद नहीं करता था सिद्दी मौला को, तो उसने अपने महावत को संकेत किया कि जाओ और हाथी से कुचला दो, हाथी से कुचल दो सिद्दी मौला को। तो सिद्दी मौला को हाथी से कुचल दिया गया। तो सिद्दी मौला को माफ करने का अवसर या लोगों को दुश्मन न बनाने का एक और मौका जलालुद्दीन के हाथ से निकल गया। तो सिद्दी मौला का इस तरह से अंत हुआ। अब वे कहते हैं कुछ इतिहासकार बंधु भगिनी कि ये देखो, जो सुल्तान मानवतावादी था, दयालु था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वह इसको दंडित करके कलंकित हो गया। अब दयालु ही होता तो फिर वह बलबन के वंश का नाश क्यों करता। और फिर जब आपको शक्ति नहीं चाहिए, आप महत्वाकांक्षी नहीं है, तो फिर आप सुल्तान क्यों बनते हैं। आप भी कहीं फकीर बन सकते हैं। खैर, हमें उस बात से मतलब नहीं है। तो इस तरह से सिद्दी मौला के षड्यंत्र का अंत हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में
एक बात और अपन कर लेते हैं इसी समय, वह यह है कि मंगोलों के साथ इसकी 1292 ईस्वी में एक मुठभेड़ हुई है। चंगेज खान का पोता था हलाकू खान और उसका पोता था अब्दुल्ला। वह 1.5 लाख की फौज लेकर हिंदुस्तान पर चढ़ाया था। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सुनाम तक ये लोग फैल गए थे। और जलालुद्दीन का तो सुल्तान बनने से पहले का भी अनुभव है कि मंगोलों से कैसे लड़ा जाता है। लेकिन यहां इस समय अब्दुल्ला के साथ जलालुद्दीन की संधि हो गई। तो कुछ मंगोल जो जलालुद्दीन के यहां रहना चाहते थे, जलालुद्दीन के शासन में, वे रह गए यहां। अब्दुल्ला के जो साथ आए थे और जलालुद्दीन के यहां रह गए। और उसके पहले से भी बहुत सारे मंगोल हिंदुस्तान में थे, वे भी साथ हो गए। इन्होंने इस्लाम अपना लिया। तो ये जो मंगोल हैं, ये नव मुस्लिम या नए मुसलमान या नियो मोहम्मडन्स के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास में। तो इनका एक अलग वर्ग बन गया देश में, एक वर्ग और खड़ा हो गया। और इनकी बस्ती थी मंगोलपुरा के नाम से, दिल्ली के पास मोहल्ला था इनका। तो इस तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को, कुछ मंगोलों को मुसलमान बना लिया। और इन मंगोलों ने बदले में जलालुद्दीन के परिवार का समर्थन किया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खाते में कोई बहुत चीजें नहीं आती हैं। उसने रणथंभौर का अभियान किया 1290 ईस्वी में। वैसे तो किसी जमाने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर को हस्तगत किया था, लेकिन वह वापस निकल गया, राजपूतों के हाथ में वापस चला गया। तो यह क्या है कि रणथंभौर का घेरा डालकर बैठ गया। राजपूतों ने प्रतिरोध किया, लेकिन उन्होंने घेरे के अंदर रहकर प्रतिरोध किया। तरीके हैं उस लड़ाई के भी। आप ऊपर हो, शत्रु नीचे है, वो आपके किले को भेदना चाहता है और आप उसको इतना निराश कर देना चाहते हैं कि वह चला जाए, इतना नुकसान कर देना चाहते हैं उसका। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद में चौहानों के पास वह वापस आ गया था, चौहान राजपूतों के पास रणथंभौर। अब उसको सफलता मिली नहीं। तब उसने एक बहाना बनाया कि अरे, इस रणथंभौर को, इसको तो मैं किसी मुसलमान के एक केश के बराबर भी नहीं समझता, चलो चलते हैं। तो वहां से वह लौट गया दिल्ली। कारण दूसरे थे, मंगोलों का खतरा था। दिल्ली में भी यदि कोई सुल्तान ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है तो पीछे से षड्यंत्र होने का खतरा भी रहता है। तो यह तो रणथंभौर के विषय में हुआ। 1292 ईस्वी में इसने मंडोर पर भी हमला किया और सामंत सिंह चौहान के पास था मंडोर, वह इसने छीन लिया। तो इस तरह से राजपूतों से इसका टकराव हुआ। अब इसके समय, भाई जब कोई भी सुल्तान होगा तो वह अपने आदमियों को तो अपने क्षेत्र में लगाएगा ही ना, जगह स्थान स्थान पर। तो ऐसा ही उसका एक सरदार था, उसका नाम था अली गुरशास्प। वह सरदार इसका भतीजा भी था, वह सरदार इसका दामाद भी था। तो इसको कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र में लगाया हुआ था। तो आगे का जो खेल है सारा, वह उस अली गुरशास्प का है, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ इतिहास में। तो अब हम कुछ बातें अलाउद्दीन खिलजी की करेंगे और ये बातें होंगी उसके सुल्तान बनने से पहले की। फिर वह इस जलालुद्दीन खिलजी को मारकर खुद सुल्तान बन जाता है
और उसके सुल्तान बन जाने के बाद की कुछ घटनाओं को भी उसी क्रम में देखेंगे। तो हमारी जब अगली मुलाकात होगी उसमें हमारी चर्चा के केंद्र में जलालुद्दीन खिलजी नहीं होगा, हमारी चर्चा के केंद्र में होगा अलाउद्दीन खिलजी। तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।